everyone, my name is Aparna and today we are going to start our first chapter of civics, that is the idea of democracy and its spread. आज हम लोग अपने civics का फर्स्ट चैप्टर जो कि 11th चैप्टर है आपके बुक में द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स स्प्रेड को स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग टू द चैप्टर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स स्प्रेड. We studied some topics in European history in the history chapters of the social science textbook. We learned that the French Revolution, which spread new political ideas across the world, we saw the European monarchies of the time being challenged. In most cases, the attempts were to replace them with governments in which the people choose or elected their representatives. We shall learn about this new political system called democracy in this chapter. We shall try to understand how democratic ideas began spreading in different countries of the world and the kind of challenges the people faced in establishing democratic rule. We shall study the examples of two countries, Libya and Myanmar, to see how the process of democracy takes root. We shall study the struggle to establish democracy in the two countries in recent years. ठीक है. देखिए यहाँ पर आपकी ये आपका बताया है सोशल साइंस की हिस्ट्री चैप्टर के बारे में. ठीक है. उसमें हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है. मैं जो चैप्टर्स है वो आपको जो चैप्टर्स है आगे के वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी. तो ये आपकी हिस्ट्री चैप्टर के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है सोशल साइंस का फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे न्यू जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो वहाँ पर क्या होते हैं, आते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया है और किस तरीके से यूरोपियन मोनार्चीज जो रहते हैं वो चेंज करते हैं. ठीक है. यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे. एक है आपका लीबिया और दूसरा म्यांमार. किस तरीके से वहाँ पर डेमोक्रेसी ने अपना वहाँ पर डेमोक्रेसी किस तरीके से इस्टेब्लिश हुई ये यहाँ पर हम लोग बताएंगे. ठीक है. The students were playing on the school playground. The bell rings, they all run to their classrooms. The social science teacher enters class 9th. The students greet her as they go to their seats. Teacher, who is the monitor of the class? Ramesh, Rambai is the monitor of our class. Teacher, who made Rambai the monitor of this class? Komal, I don't know. Teacher, who made you the monitor? Ramabai. Ramabai, I didn't want to be the monitor. Our class teacher gave me this duty. Teacher, is there any other way that a student can become the monitor of the class? Kamlesh, we can ask the students who they want as their monitor. ठीक है. यहाँ पर आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बोल सकते हैं. यहाँ पर क्लासरूम के बारे में यहाँ पर आपको बता रहा है कि 9th क्लास में जो उनकी सोशल टीचर जो है वो क्लास में एंटर लेती हैं और आते ही साथ रमेश से पूछती हैं कि तुम्हारे क्लास का मॉनिटर नहीं, क्लास पे जाते साथ सबसे पहले वो बच्चों से पूछती है कि क्लास का मॉनिटर कौन है. ठीक है. तो वहाँ पर रमेश बोलता है रामाबाई जो है वो हमारी क्लास की मॉनिटर है, कैप्टन है. फिर टीचर पूछती है रामाबाई को मॉनिटर किसने बनाया? कोमल ने कहा कोमल कहता है हमें नहीं पता. फिर टीचर रामाबाई से ही खुद पूछती है कि तुम्हें मॉनिटर किसने बनाया? तो वो कहती है कि मैम मैं मॉनिटर नहीं बनना चाहती थी लेकिन मेरी क्लास टीचर ने मुझे ये ड्यूटी जो है वो दी है. फिर टीचर बाकी सभी बच्चों से पूछ रही है कि क्या और कोई तरीका है क्लास में मॉनिटर बनने का. तो वहाँ पर कमलेश कहता है कि हम स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि तुम अपने क्लास का मॉनिटर किसे बनाना चाहोगे. Roshi scored 80% in her class 10th examination. Her family was happy. They wanted her to study science, but Rosie wanted to study social science. Her parents and other relatives were upset by her decision and tried to pressurize her to study science so she could become a doctor. In the end, Rosie could not study the subject of her choice. यहाँ पर भी आपको फिर से एक छोटा सा इंसिडेंट दिया हुआ है कि रोज़ी एक लड़की जिसने क्या है अपने क्लास 10th में 80% स्कोर किया है और ये देख के उसकी जो फैमिली है वो क्या है बहुत ज़्यादा खुश है और उसकी फैमिली चाहती है कि वो आगे जो है वो साइंस सब्जेक्ट ले, लेकिन रोज़ी खुद चाहती है कि वो आगे चल के सोशल साइंस ले. ठीक है.
तो उसके पेरेंट्स और जो अदर रिलेटिव्स रहते हैं वो इसके इस बात से क्या बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं उसके इस डिसीजन को लेकर, और उसको प्रेशराइज करते हैं कि वो क्या करे, साइंस ले ताकि वो डॉक्टर बन सके। ठीक है, आखिरी में क्या होता है, रोजी जो है वो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाती है। डेमोक्रेसी इज अ comprehensive idea that is linked to one's personal, family and social life. We also see democracy as a form of government, a political system. In this chapter, we shall try to understand how people participate in a democratic system of governance. ठीक है, देखिए डेमोक्रेसी क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा कम्प्रहेंसिव आइडिया है जो कि एक किसी इंसान, फैमिली या फिर सोशल लाइफ से क्या है रिलेटेड है। ठीक है, इसको हम एक तरीके से गवर्नमेंट का ही एक फॉर्म बोल सकते हैं या फिर एक पॉलिटिकल सिस्टम बोल सकते हैं। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में गवर्नेंस को फॉर्म करने के लिए। We learned about India's democratic system in the previous class. We learned how governments are formed and what functions they perform. The table below lists the different units in a democratic system to which representatives are elected. ठीक है, यहाँ पर आपको इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में बताया है। ठीक है, जैसे आप गांव में रहते हैं तो आपके क्या है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत रूरल एरिया में। अब अगर वो रूरल एरिया से थोड़ा सा मॉडर्न हो गया तो अर्बन एरिया में आ जाता है नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। उसके बाद आता है आपका विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद, लोकसभा, देन राज्यसभा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लीबिया और म्यांमार के लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो किस तरीके से उन्होंने क्या है डेमोक्रेसी जो है वो हासिल की। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये लीबिया है, ये जो येलो कलर में दिख रहा है वो म्यांमार है, और ये जो स्किन कलर का जो दिख रहा है वो है आपका फ्रांस, और ये जो रेड कलर में है वो है आपका इटली। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, इंडिया यहाँ पर है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ लीबिया। Libya was a poor country in North Africa that was colonized by Italy. It gained its independence from Italy on February 10, 1947, but it remained under the rule of the United Nations Security Council until December 24, 1951. England and France looked after Libya's affair on behalf of the Security Council during this period. Libya achieved full independence on December 24, 1951. अब देखिए यहाँ पर क्या बताया, लीबिया जो था वो क्या है बहुत ज़्यादा एक पुअर कंट्री के अंदर में आता है। ठीक है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है, नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है। और किसने कॉलोनाइज किया था उसको, तो इटली के अंडर पे वो इटली ने वहाँ पर लीबिया में अपनी कॉलोनी जो है वो बनाई थी। उसको इंडिपेंडेंस कब मिला, तो फरवरी 10, 1947 को। ठीक है, 10 फरवरी 1947 को उसको इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन वो उसके बाद भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में आता था। ठीक है, मतलब वो क्या है मेजर तरीके से बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े जो फैसले होते थे वो उसके बाद भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही वहाँ पर करते थे। कब तक, तो 24 दिसंबर 1951 तक। ठीक है, लीबिया को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस जो है वो 24 दिसंबर 1951 को मिल गई थी। Establishment of monarchy in Libya. After independence, King Idris became the ruler of Libya. He dominated the country along with a few elite families. Most Libyans belonged to different tribes. They engaged in farming and animal husbandry and were dominated by their tribal chiefs. Large reserves of natural oil and gas were discovered in Libya in 1959 and the country became a rich nation. The king and his favored elite families gained control of all the natural resources. It was during this period that a wave of nationalist movement began spreading in North Africa. Its impact was felt in Libya. The youth of the country were aspired to set up a modern state for the welfare of the people, free from all exploitative forces. They wanted to bring unity and peace to Libya, ending all tribal conflicts
and atrocities against women. They wanted the revenue earned from oil to be used for the benefit of all the citizens. अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, जब लीबिया को इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जब मिल गया, तो किंग इद्रिस जो थे वो लीबिया के रूलर बने। वो मतलब जो कंट्री थी लीबिया, उसको क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे कुछ एलिट फैमिलीज के साथ मिलकर, ठीक है। एलिट फैमिलीज मतलब जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास में क्या बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा एलिट फैमिलीज है जिनके पास में अपने रहने खाने की पूर्ति करने मतलब इनफ सामान है, इनफ पैसे हैं कि वो रिच फैमिलीज बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, तो रिच फैमिलीज के साथ में मिलकर जो किंग थे वो क्या कर रहे थे, वहाँ के लोगों को डोमिनेट कर रहे थे। मोस्टली वहाँ के जो ट्राइब्स थे, ठीक है, डिफरेंट जो ट्राइब्स थे उनको वो क्या कर रहे थे, बिलोंग करते थे वो लोग। मोस्ट लिबियंस जो थे वो बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स में रहा करते थे। तो जो एलिट फैमिलीज थी उनके साथ मिलके क्या कर रहे, जो किंग है वो वहाँ पर उनको डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। जब मैक्सिमम लोग वहाँ पर क्या है, फार्मिंग में या फिर एनिमल हस्बेंड्री में अपना जीवन जो है वो क्या करते हैं, चलाते हैं, इंगेज रहते हैं, उसी से अपना उनका जीवन जो है वो चलता है, खाना पीना वगैरह, ठीक है। उसके जो लोग थे, ठीक है, उनके जो ट्राइबल चीफ होते थे वो उनको बहुत ज़्यादा क्या करते थे, डोमिनेट करते थे। कुछ टाइम बाद वहाँ पर क्या पाया गया, कुछ टाइम बाद वहाँ पर नेचुरल ऑयल वहाँ पर उनको मिला, नेचुरल ऑयल और गैस डिस्कवर हुआ लीबिया में 1959 में, ठीक है। तो कंट्री अचानक से क्या हो गई, जब उनके पास में नेचुरल ऑयल आ गया, तो बहुत सारे उनका जो डिमांड था वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से जो कंट्री है वो रिच हो गई, ठीक है। अब ये जो किंग थे, ठीक है, जो किंग थे, किंग इद्रिस थे, और जो एलिट क्लास के लोग थे वो उस नेचुरल रिसोर्स पे, ठीक है, उस नेचुरल ऑयल पे, नेचुरल रिसोर्स पर कंट्रोल करके उसको रखे हुए थे। जो भी मतलब उनके पास में जो रेवेन्यू आता था, जो पैसे आते थे उसको बेचकर या उसको बेचकर या उस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, तो वो सारे के सारे जो पैसे वगैरह रहते थे वो एलिट क्लास के पास में या फिर किंग के ही पास में रहते थे, ठीक है। इस पीरियड ये वही टाइम है जब क्या हुआ, जब लोग, जो वहाँ के जो लोग थे वो क्या हो गए, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरफ क्या हो गए, धीरे धीरे बढ़ने लगे। मतलब ये देखते हुए लोग क्या करने लगे, वहाँ पर अपने हक के लिए वहाँ पर वो वहाँ पर बढ़े और एक मूवमेंट उन्होंने धीरे से स्टार्ट किया, ठीक है। वो जो वहाँ के जो यूथ थे, ठीक है, लीबिया के जो यूथ थे वो चाहते थे कि उनकी कंट्री के जो लोग हैं, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को क्या है, मॉडर्न स्टेट बनाना चाहते थे और अपने लोगों की भलाई के लिए क्या है, काम करना चाहते थे, ठीक है। और चाहते थे कि जो भी फोर्सेस हैं, ठीक है, मतलब जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है उसको क्या हो, हटा दिया जाए, हट जाए वो, ठीक है, वो वहाँ से हट जाए और पूरे के पूरे स्टेट पे, पूरी कंट्री पे क्या हो, पूरी की पूरी कंट्री एक हो जाए और लीबिया में क्या हो, शांति स्थापित हो। सभी जो भी ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, जो भी विमेंस के अगेंस्ट में अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। और जो भी अर्न हो रहा है, मतलब जो नेचुरल रिसोर्स मिनरल ऑयल से जो अर्न हो रहा है वो कंट्री के भलाई के लिए और वहाँ के सिटीजन्स की भलाई के लिए क्या हो, यूज़ हो। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मिलिट्री कूप बाय कॉलोनल मुन्नार गद्दाफी। थैंक यू।